आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शहाना खान। आप सभी लोग जानते हैं कि इसराइल और हमास की दर्दनाक जंग चल रही है। सैकड़ों जानें अब तक जा चुकी हैं। न जाने कितने मासूम बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, यतीम हो चुके हैं। वहां खाने को कुछ भी नहीं है। भूख से नौबत यह आ चुकी है कि बच्चों को अपने पेट पर पत्थर बांधने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो वहां की एक दर्दनाक तस्वीर देखने को मिल रही है। इस वक्त रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी उसने इफ्तार कर रहे लोगों के ऊपर बम बरसा दिए और 29 लोगों की जान चली गई। आज इसी इजराइल और हमास की जंग पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जफर हसन सिद्दीकी, जो मिडिल ईस्ट के बारे में गहरी पकड़ और समझ रखते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी की असल वजह क्या है। खुश आमदीद। शुक्रिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर पूरी दुनिया का मुसलमान, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, सब फिलिस्तीन के साथ ही क्यों खड़े हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इजराइल किसी यहूदी राजा के द्वारा जीता हुआ देश नहीं था, बल्कि यूरोप से भागे हुए यहूदियों को बसाने के लिए फिलिस्तीनियों की मर्जी के बगैर अवैध रूप से बनाया गया देश है। असल में आज जो अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल के लिए और यहूदियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, असल में इस पूरी समस्या के लिए यही सारे देश और यूएन मिलकर जिम्मेदार हैं। अगर इन्होंने यूरोप में यहूदियों पर जुल्म ना किए होते, उनसे नफरत ना की होती, उनको मौत के घाट ना उतारा होता, उनको यूरोप से ना भगाया होता, तो आज फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल देश ना बना होता और यह समस्या ही ना खड़ी होती। हिटलर ने तो यहूदियों को मारा ही था। फ्रांस ने भी यहूदियों पर कम जुल्म नहीं किए थे। यहूदियों से नफरत में वहां के अखबार भरे पड़े रहते थे। यहूदी जो फ्रांस में रहते थे उनसे नफरत करते थे। फ्रांस में यहूदियों से नफरत में एक एक दिन में 50 यहूदियों का कत्ल हुआ। उनकी औरतों से रेप किया गया। उन पर जुल्म के पहाड़ टूटे और फ्रांस को छोड़कर यहूदियों को भागने पर मजबूर कर दिया गया। आज यूरोपीय देश इजरायलियों और यहूदियों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं और घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं। अगर यूरोप को इतनी ही इजराइल और यहूदियों से हमदर्दी है, तो जिन यहूदियों को यूरोप से भगाकर फिलिस्तीन में जबरदस्ती बसाया गया था, उन सबको वापस ले ले, तो यह समस्या ही हल हो जाएगी। इन्हीं यूरोपियों ने राष्ट्रवाद और यहूदियों से सख्त नफरत के बीच उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया था। आज जो यूरोप के देश और अमेरिका यहूदियों से, इजरायलियों से हमदर्दी जता रहा है, यही लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी यहूदी किसी भी यूरोपीय देश में बचा रह जाए या जिंदा बचा रह जाए। इन अंग्रेजों की अपने देश में यहूदियों को न बसने देने के लिए यह मानसिकता थी और इसी मानसिकता ने यहूदियों को यूरोप से भागने पर मजबूर कर दिया। तो यहूदियों को ऐसा लगने लगा कि अब उनके लिए यूरोप में कोई जगह नहीं है और ना ही यूरोपीय लोगों के दिलों में यहूदियों के लिए कोई जगह बची रह गई है। तब उन्होंने दूसरे देश में बसने की सोची। अब यूरोप ये बताए, जो आज वो यहूदियों से हमदर्दी दिखा रहा है या घड़ियाली आंसू बहा रहा है, तो फिर यहूदियों को यूरोप से मार मार कर क्यों भगाया था? फिर तो आज फिलिस्तीनी यहूदियों को मार मार कर भगा रहे हैं, तो क्या गलत है कर रहे हैं? जो इस बात को समझ लेगा, वो इस पूरी फिलिस्तीन इजराइल की प्रॉब्लम को भी समझ लेगा। अब आपके सवाल पर आते हैं कि पूरी दुनिया का मुसलमान फिलिस्तीन के साथ क्यों खड़ा है? तो देखिए, पूरी दुनिया का मुसलमान ही नहीं फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, बल्कि हर एक इंसाफ पसंद फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। क्या आपने देखा नहीं है कि पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो और यूरोपियन यूनियन के बहुत से मुल्क हैं। अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही फिलिस्तीन के साथ है, बल्कि सारी दुनिया के जो हक पसंद लोग हैं, जो देख रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, उनका देश, जमीन और घरों को छीन लिया गया है, वो सभी फिलिस्तीनियों के साथ हैं।
आपने देखा नहीं कि साउथ अफ्रीका इजराइल के खिलाफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला गया। ब्राजील भी इजराइल के खिलाफ है, उसने भी अपने एम्बेसडर वहां से बुला लिए हैं। साउथ अफ्रीका ने भी अपने एम्बेसडर इजराइल से बुला लिए थे। अमेरिका में एयरफोर्स के जवान ने इजरायली एम्बेसी के बाहर अपने आप को आग लगा ली। उसने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, यह उससे देखा नहीं जा रहा है। तो वो मुसलमान नहीं था बल्कि क्रिश्चियन था। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं, किस तरफ इशारा कर रही हैं? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही फिलिस्तीन के साथ है, बल्कि हर इंसाफ पसंद फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हां, मुसलमान का फिलिस्तीन के साथ देने का एक वजह यह भी हो सकती है कि वहां पर मस्जिद अल अक्सा है और सारी दुनिया का मुसलमान उसकी इज्जत और एहतराम करता है और उसकी हिफाजत में फिलिस्तीन के साथ है, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद बताई जा गई है। मक्का और मदीना के बाद जो दर्जा वो फिलिस्तीन की मस्जिद अल अक्सा का है, जिस पर 1967 की जंग के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर रखा है और मस्जिद अल अक्सा भी वहीं पर है। अब अगर कोई मुसलमान इस वजह से फिलिस्तीन का साथ देता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। ये जो दौर चल रहा है ये जंगों का दौर है, तो ये जंग इजराइल और फिलिस्तीन की है या यहूदियों और अरबों की? जी, आपको बताया ना, दरअसल ये जंग अरबों की जमीन फिलिस्तीन देश के अंदर जबरदस्ती और एक तरफा इजराइल देश बनाने की जंग है, जो 15 मई 1948 से शुरू हुई थी और आज तक जारी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया, जिसे ओटोमान एम्पायर भी कहते हैं, को तोड़ दिया गया और जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक बसा हुआ था या फैला हुआ था, और फिलिस्तीन का एरिया भी ओटोमान एम्पायर में ही आता था। बस यही बात अंग्रेजों को आंखों में खटकती थी कि इतना बड़ा एम्पायर मुसलमानों के पास कैसे है। अंग्रेजों ने सल्तनत उस्मानिया को तोड़कर कई देशों में बांट दिया, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के हिस्से में फिलिस्तीन तोहफे में मिला था। शेर हमेशा अकेला शिकार करता है, लेकिन यूरोपीय देश हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। आपने देखा होगा कि इराक वॉर 1 और इराक वॉर 2, अफगानिस्तान वॉर, लीबिया, इनमें यूरोपीय देश और यूएस झुंड बनाकर इन पर हमला किया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ द्वारा 1920 में एक मसौदा तैयार किया गया, जो 1923 में लागू किया गया, जिसके बाद फिलिस्तीन मुसलमानों के कब्जे से छीनकर ब्रिटेन के कब्जे में आ गया और 15 मई 1948 तक रहा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1933 में जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, तब से और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यूरोप में यहूदियों को परेशान किया जाने लगा, उनको वहां से मारा जाने लगा, जिसमें हिटलर ने यहूदियों को मौत के घाट उतारने में और यहूदियों से नफरत करने में सबसे अहम रोल अदा किया था। और इस नफरत में पूरे यूरोप में 15 सालों में 60 लाख यहूदी मौत के घाट उतार दिए गए, जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल हैं। घड़ियाली आंसू बहाने वाला यूरोप बताए कि यह जुर्म किसने किया था। यहूदियों को ट्रेन में भरकर लाया जाता था और गैस चैम्बर में उन्हें मार दिया जाता था। बिना बेहोश किए यहूदियों के ऑपरेशन किए जाते थे तजुर्बे के लिए कि बिना बेहोश किए आदमी कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। कितनी यातनाएं दे रहे थे ये लोग, या फिर उसे कितना बर्दाश्त करने की उसकी ताकत है जी, या उसको कितना बर्दाश्त कर सकता है ऑपरेशन का जो दर्द होता है, या फिर उसे कितना बर्दाश्त करने की उसकी ताकत है। जी, जब यूरोप में यहूदियों को परेशान किया जाने लगा, मौत के घाट उतारा जाने लगा, तो वो भागकर फिलिस्तीन आने लगे। क्योंकि अब फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा था और उसने यहूदियों को यहां बसने में मदद की, ताकि यूरोप से यहूदियों का सफाया हो सके। लेकिन फिलिस्तीन के लोग यूरोप से भागकर आ रहे यहूदियों को अपने देश में शरण तो दे रहे थे, लेकिन अवैध तरीके से एक नया देश बनाकर बसने नहीं देना चाह रहे थे। कोई भी देश किसी विदेशी को शरण तो दे सकता है, लेकिन अपने ही देश में उनके लिए एक नया देश नहीं बनने देगा। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच ये जंग उसी दिन से चल रही है जब 1948 में साजिश के तहत ब्रिटेन और अमेरिका की मर्जी से यूएन के जरिए फिलिस्तीन देश में एक इजराइल देश की नींव रखी गई। काफी वक्त से इजराइल
और फिलिस्तीन खामोश थे। पर अभी 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला क्यों कर दिया? देखिए, खामोश तो ये कभी नहीं रहे। 1948 से पहले से ही इनके आपस में लड़ाइयां चल रही थी। सब्र की भी कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है। यह बात तो लोगों को इजराइल से पूछनी चाहिए कि वो फिलिस्तीन की जमीन पर आए दिन क्यों कब्जा करता रहता है, क्यों फिलिस्तीन पर हमला करता रहता है, क्यों 7 लाख फिलिस्तीनियों को घरों से निकालकर उन पर कब्जा कर लिया, क्यों उनके घरों पर कब्जा करके इजराइल यहूदियों के लिए नई बस्तियां बसाता रहता है, और फिलिस्तीनी जब इसका विरोध करके करे, पत्थर मारे, तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। गाजा को इजराइल ने बहुत पहले से ही 3 तरफ से फेंसिंग करके बंद कर दिया है, और चौथी तरफ समुद्र है, जिसमें एक लिमिट तक ही फिलिस्तीनी जाकर मछलियां पकड़ सकते हैं। मतलब फिलिस्तीनियों को उनके ही घर में एक खुली जेल में बंद करके रखा गया है। फिलिस्तीन पत्थर नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? यहूदियों को साजिश के तहत उनके देश पर कब्जा करा दिया गया। अब फिलिस्तीनियों के पास ना आर्मी है, ना उनके पास एयरपोर्ट्स हैं, ना उनके पास फाइटर प्लेन है, ना तोपें गोला बारूद है, ना टैंक है, और ना ही उनकी अपनी कोई करेंसी है। तो वो पत्थर नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? फूल बरसाएंगे। पहली बात तो यह कि हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हमास ने शुरू से ही इजराइल देश बनने की मुखालफत की है। उसने शुरू से ही यह कहा है कि हम अपने देश फिलिस्तीन में एक नए देश इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और यहूदियों को फिलिस्तीन की जमीन छोड़नी होगी। हमास का यह अपना स्टैंड है। और आपको बता दें कि हमास ने इलेक्शन में जीत हासिल की थी और गाजा में अपनी सरकार बनाई थी, जो कि इजराइल को पसंद नहीं आ रही है। हमास का हमेशा से कहना है कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। आए दिन इजराइल फिलिस्तीनियों पर हमला करता है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, और वहां पर यहूदियों के लिए नई कॉलोनियां बसा देता है। 1967 की जंग में तो इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पर कुछ हिस्सा सीरिया का, और कुछ हिस्सा जॉर्डन के गोलान हाइट्स का, और कुछ हिस्सा इजिप्ट का, जिस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। हमास ने जो अभी इजराइल पर हमला किया है, इसकी स्क्रिप्ट पिछले साल ही तैयार हो गई थी, जब इजराइल में नेतन्याहू की नई सरकार बनी थी, और उसने यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा में रमजान के महीने में खूब खून खराबा किया था, गोलाबारी की थी, और मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे। दुनिया हमास के हमले को तो देख रही है, लेकिन यह भी देखे कि इजराइल ने कितने फिलिस्तीनियों को कैद में कर रखा है, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, और उनको यातनाएं भी दे रहा है। आखिर क्यों इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर हमला करता है, उनके घरों को तोड़ देता है, और उनके घरों पर हमला करके कब्जा करके वहां पर यहूदियों को बसा देता है, और वहां पर यहूदियों की नई बस्तियां बसाना उसके लिए एक आम बात हो गई है, जिनको सेटलर कहा जाता है। अब और जब फिलिस्तीनी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। क्या यह दुनिया नहीं देखती है? 1948 में जब यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन की जमीन पर 2 स्टेट बनाए, एक मुसलमानों के लिए फिलिस्तीन और दूसरा यहूदियों के लिए, तो उसे जो हिस्सा मिला था उससे आगे क्यों बढ़ता चला जा रहा है इजराइल? आए दिन इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता है, उनके घरों पर कब्जा करता है, उनको मारकर बाहर निकाल देता है। यह सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। उसने इजिप्ट पर क्यों कब्जा किया? उसने जॉर्डन पर क्यों कब्जा किया? उसने सीरिया पर क्यों कब्जा किया? उसने फिलिस्तीन को मिली जमीन पर क्यों कब्जा किया? उसने यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर क्यों कब्जा किया? नेतन्याहू की मौजूदा हुकूमत के बाद उनका मिनिस्टर मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाता है। क्यों गया उसके अंदर? क्योंकि यहूदियों का अंदर जाना मना है, जो एक एग्रीमेंट के खिलाफ है। यहूदी पिछले साल मस्जिद अक्सा में जबरदस्ती बकरा काटना चाह रहे थे, अपनी आजादी की खुशी मनाने के लिए। वहीं मुसलमानों को उकसाने के लिए पिछले साल रमजान के महीने में मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे, तरावी नहीं पढ़ने दी जा रही थी, उन्हें वहां सताया जा रहा था, उन्हें वहां से शायद धक्के देकर के भी निकाला गया। जी, वहां से उनको धक्के मारकर के इजरायली फोर्सेस बाहर निकाल रही थी, मार रही थी, पीट रही थी, औरतों और बच्चों के साथ धक्का मुक्की कर रही थी,
आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, तो क्या तब यह दुनिया इजराइल की इन हरकतों को नहीं देख रही थी? जो जो कल इजराइल ने किया था, उसी के बदले में आज जो हमास ने हमला किया, इसके लिए यूएन ने भी इसको रिटेलिएट किया है उसने ये। जब कोई समस्या बहुत दिनों तक हल नहीं होती तो उसका यही हल निकलता है। इजराइल तो फिलिस्तीन को फिलिस्तीन में ही नहीं रहने दे रहा है, और फिर जब जबरदस्ती से एक देश बना है और जब अवैध तरीके से आपने किसी देश पर कब्जा किया हुआ है, तो फिर अगर आपको वहां परेशानी है तो आप फिलिस्तीन को छोड़ दीजिए। और यही तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है वो जमीन इजराइल को खाली करनी होगी, फिर तो सारी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। जब कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाए, फिर उसके घर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर ले, फिर धीरे धीरे पूरे घर पर कब्जा करे और घर के मालिक को बाहर निकाल दे, और फिर यह सोचे कि वो नहीं बोलेगा, फिर तो यह तो एक मूर्खता होगी कि कोई नामर्द देश ही होगा जो अपने देश की रक्षा के लिए नहीं लड़ेगा। और आगे आने वाला इतिहास भी उसे कायर साबित करेगा कि जब किसी देश ने तुम पर कब्जा किया तो तुमने उनसे जंग क्यों नहीं की। हार जीत तो दूसरी बात है, विरोध करना तो हर देश का जन्म सिद्ध अधिकार है, वरना वो देश नहीं कायरों का झुंड कहलाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल को अवैध रूप से बसाया गया, मगर इसके बावजूद भी दुनिया के देशों का साथ इजराइल को कैसे मिला? देखिए, यूनाइटेड नेशन के 28 मुल्क इजराइल को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और जब इजराइल बना तो भारत ने भी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी थी। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो आपको पहले बता चुके हैं, कि यहां तक कह दिया था कि इजराइल फिलिस्तीन की जिस जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो उसे खाली करनी होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इजराइल बनने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि पूरी दुनिया में यहूदी जहां रहते हैं वही उनका घर है, किसी नए होमलैंड या नया देश बनाने की जरूरत नहीं है। यूएन के 135 से ज्यादा मुल्क फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका समेत कुछ दूसरे देश इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं। क्या ऐसी कोई चिंगारी या अचानक कोई ऐसी घटना घटी जिससे यूरोप के यहूदियों ने एकदम से फैसला लिया कि अब यूरोप छोड़ देना चाहिए या कोई नया देश अब बसा लेना चाहिए? देखिए, बात 1894 की है। फ्रांस में एक यहूदी सैनिक पर देश से गद्दारी करने का इल्जाम लगा। इस सैनिक का नाम अल्फ्रेड था। अक्टूबर 1894 में फ्रांस की खुफिया एजेंसी को पेरिस में जर्मन एम्बेसी के बाहर डस्टबिन से एक लेटर मिलता है। यह लेटर मिलते ही अल्फ्रेड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल दूतावास के बाहर से जो लेटर मिला था उसमें कई सीक्रेट दस्तावेज और जानकारियां मौजूद थी। जांच करने वालों का शक यहूदी सैनिक अल्फ्रेड पर गया। उस पर शक की पहली वजह यह थी कि कूड़ेदान से मिले लेटर की लिखावट अल्फ्रेड की लिखावट से मेल खाती थी। दूसरी उसके गिरफ्तार होने की वजह यह थी कि अल्फ्रेड एक यहूदी था। उस वक्त फ्रांसीसी अखबारों के पन्ने यहूदियों के लिए के खिलाफ नफरत से भरे रहते थे। उन्हें शक की निगाह से देखा जाता था। यूरोप में एलीट क्लास होने के बावजूद उनसे नफरत की जाती थी। अल्फ्रेड की गिरफ्तारी के बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। हालांकि 2 साल बाद ही पता चला कि असली गुनहगार अल्फ्रेड नहीं बल्कि फ्रांसीसी सेना का मेजर वोल्सिन था। सच्चाई जानने के बावजूद सेना में बड़े ओहदों पर बैठे ऑफिसर्स ने मामला दबाने की कोशिश की और क्रिश्चियन वोल्सिन को 2 ही दिन में बरी कर दिया गया। हालांकि एमिल जोला नाम के एक पत्रकार ने यहूदी अल्फ्रेड के लिए आवाज उठाई, सरकार पर दबाव बना और 1899 में अल्फ्रेड का दूसरा ट्रायल शुरू हुआ और उसे बेगुनाह करार दे दिया गया। और यही एक वो चिंगारी थी जिसे यहूदियों को अलग देश बनाने पर मजबूर किया था, क्योंकि इस दौरान यहूदियों के विरोध में फ्रांस में कई जगहों पर दंगे हुए। फ्रांसीसी सोसाइटी 2 गुटों में बंट गई। एक गुट वो था जो यहूदी अल्फ्रेड का समर्थन करता था और दूसरा ग्रुप वो जो यहूदियों से नफरत करते थे। अल्फ्रेड के मामले के बाद
नफरत इतनी बढ़ी कि 1903 में ईस्टर के दिन मालदोव में 49 यहूदियों को एक साथ कत्ल कर दिया गया। उनकी औरतों से रेप किया गया। इस हादसे ने पूरे यूरोप में यहूदियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उन्हें यूरोप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मालदोव की दिल दहलाने वाली घटना के बाद ज़ायोनिस्ट नेता हर्जोल ने एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने दूसरे यहूदी नेताओं से कहा, क्यों ना हम ईस्ट अफ्रीका में अपने लिए एक देश बसा लें। दूसरे, इस बैठक से पहले ही हर्जल ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक डील की थी। इसके तहत यहूदियों के लिए युगांडा में एक देश बनाने की बात को मंजूरी मिल गई थी ताकि यूरोप में उनके और यहूदी लोग ना मारे जाएं। और हर्जल के इस प्रस्ताव को ज़ायोनिस्ट पार्टी ने मंजूरी भी दे दी। हालांकि कांग्रेस के 178 यहूदी इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने हर्जल को गद्दार तक कह दिया। इसके पहले कि प्रस्ताव पास होता, ईस्ट अफ्रीका से होकर आए डेलीगेशन ने कह दिया कि युगांडा यहूदियों के रहने लायक जगह नहीं है। इसके बाद साल 1917 की बात है, ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम से एक समझौते के जरिए फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए एक देश बनाने का वादा किया। ब्रिटेन के इस वादे का फिलिस्तीन के लोगों ने जमकर विरोध किया। दरअसल 1914 में ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, या यूं कहिए कि गिफ्ट में मिला था। इसी का फायदा उठाकर अलग अलग देशों से यहूदी फिलिस्तीन आकर यरूशलेम के आसपास के इलाके में बसने लगे। तो 1939 में उनके खिलाफ फिलिस्तीन में आंदोलन शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन लोगों के इस आंदोलन को पूरी ताकत के साथ कुचल दिया। अब फिलिस्तीन के लोगों की लड़ाई अंग्रेजों और यहूदियों दोनों के साथ हो गई। वहीं हिटलर और उनकी नाजी सेना यूरोप में यहूदियों को जीनोसाइड कर रही थी। इसके चलते यूरोप के अलग अलग देशों में बसे यहूदियों के लिए एक अपने देश की जरूरत और बढ़ गई। न्यूयॉर्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हालात में यूरोप ने यहूदियों को बसाने की जिम्मेदारी फिलिस्तीन पर डाल दी और 1945 के आते आते यहूदियों और फिलिस्तीनियों में टकराव काफी बढ़ गया। यरूशलेम और इसके आसपास के इलाके में रोज लड़ाइयां झगड़े फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच में होने लगे। फिलिस्तीन में हो रही हिंसा को देखते हुए ब्रिटेन ने यह मामला यूएनओ के पास भेज दिया। इसके बाद यूएनओ ने इस लड़ाई को रोकने के लिए फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181 के जरिए यह फैसला लिया कि यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा जाएगा। 1947 में यूएनओ ने फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर एक मैप भी तैयार कर दिया, जिसके हिस्से में जितनी जमीन आएगी, और इसके बाद आखिरकार 14 मई 1948 को नया देश इजराइल बन गया। लेकिन 1948 की शुरुआत में यहूदियों ने फिलिस्तीन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया और 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यूरोप से लुटे पिटे आए यहूदियों ने फिलिस्तीनियों से इनका देश और घर दोनों छीन लिए। इनमें से कई लोग घरों पर ताला लगाकर गए थे कि दोबारा सब कुछ अच्छा होने पर फिर वहां अपने घरों में लौट आएंगे। हालांकि ऐसा फिर दोबारा नहीं हुआ और यह जंग आज भी जारी है।